टीम आबोदी व वीडियो राजीव की ओर से आइए। हम लोग आज बात करेंगे आपको 65वीं मेंस की परीक्षा देनी है। अक्टूबर में एग्जामिनेशन है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो बहुत कम समय में 20 दिनों में क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे इन फूलों से, गुब्बारों से आपकी सफलता के लिए मैं बहुत कामना करता हूं, ठीक है। और अपने गुरुदेव से आपके लिए अप दीपो भव आशीर्वाद मांगता हूं, आपकी सफलता की मैं कामना करता हूं, है ना, बुद्ध भगवान से और अपने गुरुदेव कृष्ण भगवान से। अब देखिए, हम लोग मेंस के बारे में बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेबस ये आपका हमेशा आपका अपना मित्र है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि सिलेबस के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस में मेंस के रिगार्डिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेंस के रिगार्डिंग इस सिलेबस में, कि परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में, गौर कीजिएगा, कम से कम शब्दों में की गई संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा। यही लाइन है मेंस का जादू है। लोग समझ नहीं पाते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, तो उन सब का जवाब यही चीज है। स्पष्ट बीपीएससी आयोग ने दे दी है कि परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा। यानी कम से कम शब्दों में आपको लिखना है, बेस्ट लिखना है, संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा। इसके साथ साथ अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप 1 2 3 4 5 ऐसे प्रयोग करना है। ये बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, वो मैं दिखाऊंगा आपको सिलेबस की। मैं ये बातें बता रहा था आपको, ठीक ना। स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा। तो हमको नंबर कैसे लाना है, एक बार चीजों को आपने, ये कई सारे ये क्वेश्चन बैंक्स हैं जिसमें दिया हुआ है, विभिन्न सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो तेजी से अभी आपका जो नोट्स है, जो आप नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स को पढ़ जाइए, है ना। जैसे इस तरह से पढ़ा गया है, ये कई सारे प्रश्न हैं, नीति आयोग क्या है, 14वें वित्त आयोग के बारे में, तो विभिन्न सारे इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। तो आपका जो भी नोट्स होगा, ये नई किताब आपको नहीं लेनी है, आप अपने नोट्स से आप इसकी अच्छी तैयारी, सरसरी तैयारी तेजी से पढ़ जाइए। नया चीज कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब वही है। क्वेश्चन बैंक के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। लगभग बीपीएससी में से तो रिपीटेशन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैं समझता हूं कि आपने तैयारी कर ली होगी, तो जो भी आपका नोट्स है ना, नोट्स को आप अच्छे से तैयार कीजिए। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ये नोट्स बनाते थे, है ना। ये मेंस आंसर राइटिंग की कॉपी है, ये प्रशासन प्रश्न, इस तरह से नोट्स बनाया जाता था। ये नोट्स क्या, ये हम लोग का आंसर राइटिंग है, कैसे कैसे लोक प्रशासन का है। तो इस तरह से आप जो भी बनाए हुए होंगे उसको बार बार चीजों को आप पढ़िए, ठीक ना। ये फिगर है आंसर राइटिंग में। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि कैसे आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप का आंसर डायनेमिक हो, सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से कैसे लिखेंगे ताकि आपका मार्क्स बहुत बढ़िया आए और आप टीचर को आप ये कर सकें, अट्रैक्ट कर सके। देखिए संचार है, लोक प्रशासन, संचार को परिभाषित कीजिए, संचार के विभिन्न प्रकारों को दीजिए। देखिए ये सब फिगर है, मैप्स के माध्यम से ये लिखा हुआ है ना, अलग अलग ये सब प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। जितना बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, चार्ट के माध्यम से, मैप्स के माध्यम से, जितने अच्छे से आप लिखेंगे उतना ही बेहतरीन आपको मार्क्स दिया जाएगा। देख रहे हैं ना किस तरह से चार्ट, डायग्राम, देखिए कैसे दिया हुआ है। आप YouTube पर जाइएगा और यूपीएससी टॉपर के कुछ आंसर राइटिंग के जो कॉपी है उसको देख लीजिएगा, है ना। YouTube पर जाना है और जो अच्छे यूपीएससी की जो बेस्ट कॉपीज हैं उनको आप सर्च कीजिएगा जाकर, अच्छे आंसर राइटिंग की कॉपी आपको मिलेंगी। मेरे दिखाने का बस महज मकसद है कि आप चीजों को समझ सके, साफ सुथरा लिखना है, पैराग्राफ में तोड़ तोड़ कर लिखना है स्पष्ट रूप से, ताकि कोई भी देखे तो चीजों को स्पष्ट रूप से समझ जाए। स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, और भी मैं बताऊंगा। ये बस मैं आपको एक मॉडल के रूप में दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आंसर राइटिंग करना चाहिए ताकि आप चीजों को समझ सकें, देख सकें। ये देखिए किस प्रकार से की गई चीजों को, है ना, स्पष्ट रूप से सब चीजें हैं, पारदर्शी हैं। बार बार एक ही चीज को नोट्स के रूप में पढ़िए, ये सब चीजें हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। लोक प्रशासन का बस एक मॉडल आपको दिखा रहा हूं जो कि आप इसको देख। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो पूछा गया, मॉडल आंसर जारी की थी, ये हम लोग मॉडल आंसर 48वीं से 52वीं का लिए थे। उसमें बीपीएससी जैसे बिहार राज्य में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए, राज्य की सुशासन तथा ई शासन की यंत्रणा पर चर्चा कीजिए। तो ये मॉडल आंसर है कि आयोग
आपके आंसर में क्या देखेगी, किन किन पॉइंट्स को देखेगी, किन किन पॉइंट्स को ढूंढेगी, तो ये इन सब पॉइंट्स को आयोग का ये मॉडल आंसर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सब दिया हुआ है मॉडल आंसर। तो आप भी मॉडल आंसर ले लीजिएगा, उसमें क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे लिखना है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो मॉडल आंसर में से आपको एक आंसर का अप्रोच मालूम होगा कि कैसे आंसर में लिखना है, कौन कौन से पॉइंट, ये सब मेरे द्वारा लिखे गए हैं, है ना, उसी का ये सारा चीज है। देखिए किस तरह से ये चार्ट है, डायग्राम है, मैं वही बस दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा, है ना, समय की कमी है। ये सब आंसर राइटिंग की कॉपी है, इसमें कैसे कैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये सारी चीजें हैं। बाकी मैं आपको फिर बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करें, है ना। ये सब देख रहे हैं, ये सब नोट्स ही है, बहुत इतना सारा नोट्स, ये सब पढ़ना होगा। अब आइए मैं आपको आंसर राइटिंग कैसे करें, मेन तो आंसर राइटिंग है ना, मेंस क्या है, आंसर राइटिंग है। आंसर राइटिंग ही मेंस की सबसे बड़ी कला है। इतना बढ़िया आपकी आंसर राइटिंग होगी, आप परीक्षा पास करेंगे। आइए देखिए, ये यूपीएससी ने, बीपीएससी ने ये अपने सिलेबस में गाइडलाइन जारी किया है। क्या जारी किया है, मेंस के मुख्य परीक्षा के लिए ये जारी किया है। अभी हमने बताया था परीक्षा के सभी विषयों में, ठीक है, कम से कम शब्दों में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम शब्दों में, जितना कम से कम 200 वर्ड तो 200 वर्ड, 250 वर्ड तो 250 वर्ड, बढ़ना नहीं चाहिए। 10-20 वर्ड कम होगा, अच्छा प्रभाव रहेगा। 250 की जगह पर 300 वर्ड में लिखेंगे तो गलत प्रभाव होगा, और समय की भी आपके पास कमी हो जाएगी, और आगे के आंसर्स को अच्छे से आप नहीं लिख पाएंगे। तो क्या है, सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई संगठित, संगठित मतलब सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे अच्छे अच्छे वर्ड्स में, है ना, क्रमबद्ध व सूक्ष्म, बारीकी से, सशक्त मतलब एक जैसे हुआ समावेशी वर्ड हुआ, इसमें कितना सारा चीज आ गया ना। सर्वांगीण विकास हुआ, इसमें कितना सारी चीजें आ गई। अब जैसे सतत विकास हुआ, इसमें कितनी सारी चीजें आ गई। समपोषणीयता हुआ, समपोषणीयता, इसमें कितनी सारी चीज आ गई। अब आर्थिक विकास हुआ, अब आप इमेजिन कीजिए कितनी सारी चीज आ गई। एक तो हम लोग हिंदी माध्यम के छात्र हैं, ऊपर से शब्दों का चयन तो करना होगा ना, ताकि चीजें हमें समझ में आए। और संविधान की प्रस्तावना को हमेशा याद रखिएगा, प्रस्तावना में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, है ना, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, इसका जहां जहां भी हो सकता है आप उपयोग कर सकते हैं। तो इन सब ये डायनेमिक वर्ड्स हैं, इसको कहा जाता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आप बनाए होंगे तो कीवर्ड्स को एक बार डिक्शनरी में 100 वर्ड्स का आप कीवर्ड्स रखिए, इन बार बार इसको रिवीजन कीजिए, पढ़िए, और अपने आंसर में इन सब चीजों का प्रयोग होना चाहिए। अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग आपको करना है, ये गाइड। अब आइए देखिए आंसर को हम लोग कैसे डायनेमिक बनाए, तो आंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे उसकी बात हम लोग करेंगे। देखिए आंसर को सबसे पहले हम लोग 5 पैराग्राफ लिखेंगे, 5 स्टेप में, ठीक है। आइए स्टेप 1 की हम लोग बात करेंगे, स्टेप 2 की यहां बात करेंगे हम लोग, फिर हम लोग स्टेप 3 पर आएंगे, और स्टेप 4 पर आएंगे, और फिर हम लोग स्टेप 5 पर आएंगे। सबसे पहले कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, नीति आयोग क्या है, आयुष्मान भारत योजना क्या है, भारत चीन विवाद को आप कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहां से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। प्रारंभ करेंगे आंसर को, यानी ये क्या है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना है हम लोग का। जैसे कि संविधान को जानने के लिए, देखने के लिए संविधान की उद्देशिका महत्वपूर्ण होती है। पूरे संविधान को यदि हमें जानना है तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंच समाजवादी पंचनिरपेक्ष बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, है ना, तो आप उसको देखेंगे तो पूरे संविधान को समझ जाएंगे। उसी तरह से कुछ भी पूछा जाए भारत चीन के बारे में या अन्य मुद्दों के बारे में, तो प्रारंभ आप जब आंसर की स्टार्टिंग करेंगे तो ये आपका होना चाहिए 5 लाइन में होना चाहिए, ठीक है। 5 लाइन में इस तरह का होना चाहिए कि आपके पूरे आंसर के, आप जो आंसर लिखने जा रहे हैं 200 वर्ड, 250 वर्ड, 300 वर्ड में, ये पूरे आंसर का ये क्या होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए, निचोड़ होना चाहिए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। आपका आगे का आंसर, आपका आंसर क्या है, उत्तर आप क्या लिखने जा रहे हैं, क्या है, यानी कि यह सेगमेंट रहेगा, परिचय का सेगमेंट रहेगा। परिचय देना है कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, भारत चीन के मुद्दों को बताइए, या किसी भी भूगोल के बारे में प्रश्न है, तो इस 5 लाइन में आपको प्रारंभ करना है प्रस्तावना से। प्रस्तावना का मतलब आपके आंसर का प्रस्तावना है। प्रस्तावना में परिचय, निष्कर्ष और इस तरह का एक डायनेमिक शुरुआत होनी चाहिए, ताकि 5 लाइन में यानी कि 50 वर्ड्स में क्या हो जाए, आपका आंसर क्या होगा उसका जवाब यहां मिल जाने। आंसर क्या है आपका, ठीक है, तो क्या का जवाब यहां पर मिल जाना चाहिए, समझ गए। और हो सकता है तो आंसर को आप जैसे लिखेंगे
तो एक फिगर के माध्यम से या चार्ट पाइग्राम के माध्यम से आप आंसर को डिराइव कर दीजिए। जैसे फिगर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मैं एक मॉडल बताता हूं, एक गोल बना लीजिए ऐसे करके। अब मान लीजिए भारत चाइना संबंधी है, तो भारत चीन कर दिए और भारत चीन संबंध को विभिन्न भागों में डिफाइन करके अलग अलग पॉइंट लिख दीजिए कि कौन कौन सा पॉइंट बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए और अलग अलग ये सब पॉइंट है ना दे दीजिए, क्या क्या पॉइंट बनता है ये सब इसके माध्यम से पॉइंट दे दीजिए। एक पेज का बड़ा सुंदर आंसर राइटिंग हो जाएगा। एक अच्छा स्टार्टिंग कर दिए हैं और ये पॉइंट दे दिए हैं ताकि एग्जामिनर आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहले ही पेज से जब स्टार्टिंग इतना खूबसूरत स्टार्टिंग करेंगे तो एग्जामिनर देखते के साथ में ही खुश हो जाएंगे और आगे उनको पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, पढ़ेंगे तो नाम मात्र के लिए पढ़ेंगे। आपका यहीं से मार्क्स मिलना 40 में 30+ मिलना शुरू हो गया। आप समझिए कि यहीं से आप जीत गए। अब आइए, तो यहां आपने परिचय निष्कर्ष की शुरुआत कर दिया, एक तरह से प्रस्तावना। अब इसमें आइए आंसर का जो मूल भाग है जो पूछा जा रहा है, अब बार बार प्रश्न को पूछिए। प्रश्न को बार बार क्या करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। प्रश्न को कम से कम उत्तर लिखने के क्रम में कम से कम 10 बार पढ़ना है, तब चीजों को एक एक चीज, आलोचना, टिप्पणी, समालोचना, वर्णन, एक एक चीज को पढ़ना है और चीज को पढ़ के समझना है। तो अब यहां पर जो पूछा जा रहा है क्यों का जवाब देना है, ठीक ना। क्या पूछा जा रहा है, मेन जो मुख्य जो भाग है प्रश्न का, उस भाग पर आ जाना है, मुख्य भाग पर आना है और सीधे उसको हम लोग को आंसर लिखना है। अब देखना है आपको कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। पैराग्राफ में लिखना है आपको, ठीक है, पैराग्राफ में लिखना है या क्या लिखना है, पॉइंट में लिखना है। अब ये आपको डिसीजन लेना होगा, ताकि यदि आपके पास समय है और लिख सकते हैं, एक साहित्यिक पुट देना चाहते हैं तो अच्छे से सुंदर सुंदर कोशिश कीजिएगा पैराग्राफ में लिखिए। और पैराग्राफ का नियम होता है कि हर पैराग्राफ कम से कम 5 से 8 लाइन में पैरा चेंज हो जाना चाहिए। 5 से 8 लाइन में आपका पैरा चेंज हो जाना चाहिए, यानी कि प्रत्येक 50 वर्ड में, 50 से 60 वर्ड में आपका पैरा क्या हो जाना चाहिए, वर्ड्स में पैरा चेंज हो जाना चाहिए। पैरा जहां चेंज होगा वहां क्या होगा कि आपके एंस में राइटिंग में भी परिवर्तन होगी, यानी मेंस जो लिख रहे हैं उसमें भी है ना, जैसे एक पॉइंट में एक पैरा लिखें, दूसरे पॉइंट में दूसरा पैरा लिखें, तीसरे पॉइंट दूसरा पैरा लिखें, और जब लगता है कि नहीं पॉइंट में आंसर दिया जाना चाहिए तो फिर आप पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। रिपीटिशन से बचना है, क्योंकि जो चीज आप पॉइंट यहाँ लिख देंगे वो दोहराना नहीं चाहिए, नए नए चीजों को लिखिए, नए नए शामिल किए। तो यहाँ आंसर के आपको मुख्य भाग को लिखना है। अब आइए तीसरे भाग में लाइए। तीसरे सेक्शन में भी हम लोग इसमें भी चाहे पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है, चाहे पैरा में लिखेंगे, दोनों अच्छा होता है। आप जो जिसमें लिखना चाहते हैं उसमें लिखिए। ये क्वेश्चन के प्रकृति पर, नेचर पर डिपेंड करता है कि आप पॉइंट में आंसर देंगे या पैराग्राफ में आंसर देंगे, ठीक ना। वो आप क्वेश्चन देखने के बाद आप इसका डिसीजन लीजिएगा। यहां भी आपका चलेगा मुख्य, मेन बॉडी है ना, मेन बॉडी क्वेश्चन का चलेगा, जो कि पूछा जा रहा है। जो पूछा जा रहा है उस पर ही फोकस रखना है, जो पूछा जा रहा है उसको ही लिखना है ना। ये क्यों है, वही जो भी पूछा जा रहा है, क्या क्यों का सेंस है, उसी को लिखना है। और यहां पर कोशिश कीजिए कि यदि प्रश्न का डिमांड बनता है तो कुछ मैप दिया जा सकता है, तो क्या समझे, यदि कुछ मैप दिया जा सकता है तो आप मैप यहां पर जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूं, आप मैप दे सकते हैं, समझे। आप इस तरह का आपको लगता है तो आप एक मैप यहां पर इंडिया का, जो भी जरूरत है, भारत का हो या फिर नहीं समझे, या बिहार के मैप की आवश्यकता हो तो बिहार का मैप दे दीजिए। तो यहां पर दे सकते हैं, इससे आंसर की आपकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, है ना, आंसर डायनामिक होगा। यहाँ को दिखाना है कुछ चीज को, मानसून को दिखाना है या किसी चीज को दिखाना है, तो जो भी इस मैप के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, तो ये बड़ा सुंदर और क्या और डायनामिक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और मैप दे सकते हैं, जैसे कि इस तरह का मैप दे सकते हैं, ऐसे ऐसे, इसके अलग अलग कॉलम में अलग अलग फिक्स कर दीजिए, आप चीजों को कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ मैप दे सकते हैं, जैसे ये कर दीजिए त्रिभुज, यहाँ पर बीच में कुछ अपना दे दीजिए मेन बॉडी, और यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, और ज्यादा लगता है तो यहाँ पॉइंट कर दीजिए, यहाँ पॉइंट कर दीजिए। इस जगह कर सकते हैं आप चीजों को। और भी दूसरे सेंस में प्रेजेंटेशन करना है तो आप देख लीजिए, मुख्य भाग लिख दीजिए आंसर का, भारत चीन संबंधित यहाँ लिख दीजिए, और फिर ऐसे कर रथ जैसा, चक्र जैसा, यहाँ भी आप पॉइंट दे सकते हैं। चीजों को बड़ा सुंदर लगेगा, व्यवस्थित लगेगा, तरीके से लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, चीजों को देख सकते, लिख सकते हैं। ऐसा कुछ है तो डायग्राम जैसा बना सकते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं,
इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ भी कुछ अपना क्वेश्चन का जो भी आपको लगता है लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। मुख्य बिंदु लिखिए यहाँ ऐसे ऐसे कर ऐसे इस तरह से। ये तीसरे भाग तक लिखना है। अब आइए चौथे भाग में अब आपको क्या करना है कि ये कैसे है, प्रश्न के डिमांड के अकॉर्डिंग होगा कैसे है, इसमें करना है जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है। इसमें उस चीज को आप कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, या उसकी कुछ सीमाएं हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं। सीमाएं हैं या सकारात्मक तत्व हैं उसके, है ना, कुछ सकारात्मक तत्व हैं या नकारात्मक कुछ चीजें हैं, ये सब आपको देना है। इसमें वो प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा। और केस स्टडी का प्रयोग जरूर कीजिए। केस स्टडी का मतलब होता है कुछ चीजें, इसको यानी करंट से जोड़ना है। जो भी आप लिखते हैं उसको आप करंट से जोड़िए, समसामयिक घटनाओं से उसको ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है, तब आपका आंसर क्या होगा, प्रासंगिक होगा। इसकी प्रासंगिकता बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। चीजों को है ना नवीनता से जोड़िए। छोटे छोटे जो प्रयोग हो रहे हैं वो प्रयोग आपके गांव में भी हो सकते हैं, आपके राज्य में भी हो सकते हैं, या आपके राष्ट्र में भी हो सकते हैं, या अंतरराष्ट्रीय। केस स्टडी देना, इसमें प्रयोग देना है, ठीक है। तो इसको आप जरूर रूप से दीजिए। इसको आप चार्ट में देना चाहते हैं, डायग्राम में देना चाहते हैं, जैसे देना चाहते हैं ऐसे ऐसे करके, या ऐसे ऐसे करके त्रिभुज बना के, गोल बना के, जैसे देना चाहते हैं वैसे आप इसको दे दीजिएगा। केस स्टडी है तो आंसर बड़ा डायनेमिक होगा, सुंदर होगा। भैया फिफ्थ भाग में अब यहां पर आपको समअप करना है, आंसर लिखना है, ठीक है, निष्कर्ष के साथ में। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव हिंटिंग होना चाहिए, ठीक है। आपका जो आंसर होगा उसको पॉजिटिव हिंटिंग खत्म होनी चाहिए। सकारात्मकता के साथ इसका अंत होना चाहिए। आशावादी दृष्टिकोण दिखना चाहिए, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण यहाँ दिखना चाहिए, क्या समझें, संवैधानिक दृष्टिकोण यहाँ दिखनी चाहिए, ताकि मानवाधिकारों का यहाँ सम्मान दिखना चाहिए, है ना। हर तरह से एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए, जिस सेवा के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं उसकी सभी खूबियां जो है सो आप में दिखनी चाहिए। और यहाँ पर आप चीजों को एंड करेंगे, है ना, और सुझाव के साथ जो भी पूछा जा रहा है 2, 3, 4 लाइन में, 3-4 पॉइंट में सुझाव या समस्या का समाधान, जो भी भारत चीन के बारे में पूछा गया, किसी चीज के बारे में पूछा गया, तो सुझाव समाधान के साथ आपको आंसर देना है। और प्रासंगिकता भी इसकी क्या है, भविष्य में क्या इसकी रूपरेखा होगी, दशा दिशा देते हुए आपको यहां पर एंड करना है। और अंत में निष्कर्ष, एक शानदार निष्कर्ष देना है। कितना लाइन का, 4 से 5 लाइन का, ठीक है। निष्कर्ष में क्या होगा, निष्कर्ष में आप अपने आंसर को कंक्लूड कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक भविष्योन्मुखी होना चाहिए, है ना, ये भविष्योन्मुखी होनी चाहिए, ताकि, और ये प्रगतिशीलता का द्योतक होना चाहिए, प्रगतिशीलता, और आपकी सकारात्मक सोच की एक दृष्टिकोण होना चाहिए। आशावादी नजरिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि से संबंधित, है ना, ज्ञान समाज से, वैश्विक विकास से, पर्यावरण विकास से। और आंसर में हमेशा पर्यावरण के एंगल को लेकर चलना है, पर्यावरण को हमेशा सम्मान करना है, और अपने देश के शासन को हमेशा सम्मान करना है, और अपने संविधान को हमेशा सम्मान, इसका भाव आपका आंसर में दिखनी चाहिए। एक भविष्योन्मुखी प्रगतिशील सोच के साथ आप आंसर को एंड कीजिए, जो कि भविष्य का झुकाव लिए हुए हो, और हर में अपने राज्य का, बिहार राज्य और राष्ट्र, इसकी तरक्की की बात हो, हमेशा इसके तरक्की एवं विकास की बात होनी चाहिए। तो ये हुआ आंसर आपका कंप्लीट 5 स्टेज में, यानी कि 5 पैराग्राफ में 3 पेज में 250 वर्ड का आंसर राइटिंग आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। बाकी फिर मैं अगले एपिसोड में आऊंगा तो डिटेल्स में बताऊंगा। बाकी आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब पर जाइए, और समय की चूंकि कमी है तो यूट्यूब पर जाके आप सर्च करेंगे तो अच्छे जो यूपीएससी टॉपर है, जो बीपीएससी टॉपर है, अच्छे लोगों की कुछ आंसर राइटिंग जो होगी वो कॉपी या दृष्टि के साइट पर जाएंगे तो कुछ मिलेगी आपको, तो वहां देखिए, है ना, और देखकर आप समझिए कि कैसे टॉपर्स का कॉपी लिखा जाता है। और मैं बार बार पुनः कहूंगा कि अपने आंसर राइटिंग में हमेशा चित्र का, है ना, डायग्राम का, मैप का ये प्रयोग खूब करना है। आप जितना ज्यादा मैप का प्रयोग करेंगे, चित्रों का प्रयोग करेंगे, ऐसे लिखेंगे आंसर को, तो बहुत ज्यादा मार्क्स आपको मिलेगा, है ना। बहुत वैज्ञानिक तरीके से आप चीजों को लिखेंगे तो ये कथा कहानी नहीं लिखना है, बात नहीं बनाना, और आंसर आपका हमेशा टू द
पॉइंट होना चाहिए। परिचय शुरू करने में ही 50 वर्ड नहीं लगा देना है, सीधे जहां से पूछा जाए वहां से देना है और हमेशा एक पॉजिटिव आंसर होनी चाहिए। बाकी मैं विशेषता बता दिया हूं, समय की कमी है, फिर मैं बताऊंगा मेंस के बारे में कुछ और मॉडल आंसर पर डिस्कस करूंगा, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। और तब तक के लिए, और ये तो हमेशा याद ही रखिएगा, ये परीक्षा के विषय में जितना कम से कम संगठित, सूक्ष्म, सशक्त अभिव्यक्ति को प्राथमिकता मिलेगा, या बस यही मेंस में है, ठीक ना। तो इन चीजों को एकदम ध्यान रखिएगा, संगठित, सूक्ष्म, सशक्त अभिव्यक्ति को प्राथमिकता मिलेगा। कई लोग नहीं, मैं खुद ही नहीं समझता था इन चीजों को, समझता तो बिहार टॉप करता। मैं करता क्या था कि पहला आंसर लिखता था, उस समय 600 वर्ड में होता था, पहला आंसर लिखता था 7 पेज में, दूसरा आंसर होता था 6 पेज में, तीसरा आंसर होता 5 पेज में, चौथा आंसर होता था 4 पेज में, और अंत में 5वां आंसर जाते जाते 2-2.5 पेज होते होते कहानी। ये तो स्थिति थी। इसलिए आप चीजों को समझिए, देखिए, सीखिए, चिंतन मनन कीजिए, नोट्स बार बार पढ़िए, दिमाग में आंसर राइटिंग फॉर्मेट डेवलप कीजिए। और हाँ, एक चीज और कि क्वेश्चन आते के साथ में आंसर राइटिंग का फॉर्मेट डेवलप कर लीजिएगा। आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, ठीक ना। फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा कि आपको कैसे लिखना, माइंड में ही क्वेश्चन पेपर पर साइड में ऐसे कर लीजिएगा कि हमको इसको ऐसे ऐसे लिखना, ऐसे शुरुआत करनी, ठीक है। बाकी मैं बाद में बताऊंगा। बाकी आपकी सफलता के लिए कामना करता हूं। महाबोधि की दुआ है, महात्मा बुद्ध की दुआ है, इनका आशीर्वाद है, हमारे कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से आप सफल हो। आपकी सफलता के लिए तहे दिल से मैं कामना करूंगा। लेकिन साथ साथ आप सफल होंगे, अधिकारी बनेंगे, तो अपने महाबोधि चैनल को आगे बढ़ाना है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका चैनल है। हमारा लक्ष्य है बिहार में दिया जलाना, बिहार के हर घरों में शिक्षा का दिया जलाना, और बिहार से हर घर में एक अधिकारी हो। ये हमारी तमन्ना है, हमारी ख्वाहिश, हमारी इच्छा है। तो आप इसको देखिए, समझिए, चिंतन मनन कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, प्रभु को याद कीजिए। हम आशीष मांगते हैं, प्रभु से दुआ मांगते हैं। प्रकृति की हर वस्तुओं से आपकी सफलता की मैं कामना करता हूं। आप महाबोधि के हाथ को मजबूत कीजिए, हमारे टीम को, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आप ईश्वर करे आप सक्सेस हो, सफल हो, और आप भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाइए और बनाकर हमें दीजिएगा, टीम को दीजिएगा, ताकि और लोगों को फायदा हो सके। आपकी भी आंसर राइटिंग की जो कॉपी होगी उसको भी हम लोग देखेंगे, बच्चों को भी शेयर किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा। इसी के साथ आपकी सफलता की पुनः मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूं, और टीम महाबोधि की ओर से आपकी सफलता की बहुत बहुत कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।